चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है हम लोगों का, कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, हॉर्टिकल्चरल फसलों में बुआई की विधियां। आज का टॉपिक है सस्य वैज्ञानिक फसलों में बुआई की विधियां, यानी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स में। एग्रोनॉमिक फसलें क्या होती हैं? एग्रोनॉमिक फसलें क्या होती हैं? अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, कोई भी फसलें हैं जिनको हम सस्य वैज्ञानिक क्रियाओं से खेती करने का काम करते हैं, वे सस्य वैज्ञानिक फसलें कहलाती हैं। इसको भी बंद कर दीजिए, आधा छोड़े क्यों? आवाज से बचने के लिए बंद करवा रहे हैं बस। इसमें पहला है छिटकवा विधि। ये तो सब जानते होंगे, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ये छिटकवा है। छिटकवा मतलब होता है आप किसान ऐसे हाथ में लेता है उर्वरक, चाहे जो उर्वरक को भी ऐसे ही फेंकता है और बीजों को भी बुआई कुछ इस तरह से छींटते हुए चला जाता है, ठीक है ना। ये छिटकवा विधि होती है। अभी तक की बुआई की जाने वाली विधियों में सबसे ज़्यादा पहले यही अपनाई जाती थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली विधियों में से एक है ये। इसके नुकसान क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं, इसमें पॉइंट वाइज हम लोग एक एक बातें इसमें चर्चा करेंगे। जैसे जो छिटकवा विधि है ये सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है, ठीक है। इसमें नुकसान क्या है कि बीज दर अधिक लगता है, ठीक। पहला पॉइंट तो ये इसका हो जाता है कि बीज दर इसमें अधिक लगेगा। दूसरा, आप लोगों को हम पिछली बार भी बताए थे, आप लोग 12th के एग्जाम देने के लिए नहीं बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने के लिए। तो ये आप खुद डिसाइड कर ले जाएंगे कि ये लाभ में जाता है कि हानि में जाता है। ये किस में जाएगा? अधिक बीज दर लगना मतलब आपका पैसा अधिक लगना। तो पैसा अधिक लगेगा तो नुकसान है या फायदा है? नुकसान हो रहा है। तो ये किस में गया? इस विधि से बुआई करने की हानियों में चला जाता है। इसे बताना क्या है, ठीक है। बीज दर है, अधिक लगेगा। दूसरा, जब हम बुआई करते हैं ऐसे छींट दिए बीजों को, तो आप बताइए क्या बीजों के बीच में आपस की दूरी समान रहेगी? नहीं रहेगी। तो असमान दूरी पर बीज बुआई होती है, असमान दूरी पर बीज गिरते हैं। मतलब ये है कि मतलब इसका ये हुआ कि बीजों के बीच में या पौधों के बीच में जो स्पेसिंग होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। तीसरा, एक तो हो गया ये सब बाहर से है। अभी जब हम खेत की जुताई कर दिए होते हैं उसके बाद हम बीजों की बुआई करते हैं, फिर उसके बाद पाटा लगाते हैं। अब जो बुआई कर दिए हैं बीजों की, हमने छींट दिया बीज को, अब छिटकने के बाद में कौन सा बीज कितनी गहराई पर गया, कौन सा बीज ऊपर रह गया, यह निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। तो बुआई की गहराई ये भी कैसी होती है? अनिश्चित होती है। मतलब ये भी आपके नुकसान में ही जा रहा है सब कुछ, ठीक है। इसके फायदे जानते हैं क्या क्या हैं? फायदे ये हैं कि बुआई में समय की बचत होती है। कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें मशीन की ज़रूरत नहीं है, यंत्र की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य मजदूर कोई भी हो, किसी को भी पकड़ के ले आ, भैया जाओ छिटकना है, बस छिटक दो, ले आएगा, अपना छिटक करके चला जाएगा बीज को, ठीक है। इसलिए समय की बचत होती है। बुआई करने में जो अतिरिक्त खर्च आता है उसकी बचत होती है, ठीक है ना। किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब इसका नुकसान और फायदा है। मेन ये आपको ध्यान देना है कि इसमें बीज दर अधिक लगेगा, दूरी असमान रहेगी, गहराई भी अनिश्चित रहती। जैसे ये एक फिगर के वे में हम बता रहे हैं, अब कोई बीज अगर यहाँ पे गया, ये जब बुआई करते हैं इस विधि से ना, तो कुछ ऐसे ही आपको दिखेगा,
ठीक है, ऐसे ही बीज आपको मिलेंगे। कुछ बीज अधिक गहराई पर चले जाते हैं, तो जो अधिक गहराई पर चला गया वो अंकुरित नहीं होगा। कुछ बीज ऊपर रह जाते हैं जिसको चिड़िया खा जाएंगी, या वो भी अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित कौन होगा? जो मध्यम गहराई पे पड़ा रहेगा वही अंकुरित होगा। इसीलिए बीज दर अधिक लगाते हैं कि भैया 5 किलो बिया अधिक डाल दीजिए, पता चला अंकुरण नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा। इस चक्कर में ये लोग इस तरह से करते हैं। दूसरा विधि हम लोग देखते हैं। अब दूसरी विधि क्या है? अब इसी से अच्छी विधि, अब ये तो सबसे पुरानी विधियों में चला गया, ठीक है। फिर है एक डिबलिंग। डिबलिंग विधि, डिबलिंग में है कि जैसे हम लोग घरों पे देखे होंगे, चने की जब बुआई करनी होती है तो खुरपा लेते हैं, खुरपी लेते हैं, उससे थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें बीज डाल देते हैं, या फिर चने को आजकल भी छिटकवा विधि से ही करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए छिटकवा विधि में कौन कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं, तो लगभग सभी बीज वाली फसलों की बुआई कर सकते हैं, सभी बीज वाली फसलों की। अब गन्ने का टुकड़ा होगा तो उसको ऐसे छिटक के थोड़े ना बो पाएंगे आप, है ना। तो नर्सरी वाले जितने पौधे हैं उनको कैसे बोएंगे? तो बीज वाले फसलों को हम इससे बुआई कर सकते हैं। सारी धान जो सब आता है। नर्सरी के अलावा डायरेक्ट सीडेड राइस भी आ गया है, डायरेक्ट सीडेड। नर्सरी भी मत उगाइए, सीधे वैसे ही उग जाएगा वो। गेहूं में भी होता है, सभी फसलों में होता है। डिबलिंग, डिबलिंग मतलब होता है कि किसी यंत्र के द्वारा मिट्टी को थोड़ा सा छेद करके उसमें बीजों को गिरा देना। तो यह बुआई की सबसे प्राचीनतम विधि है, इसको लिख लेना। मतलब अगर पूछा जाए बुआई की विधियों में सबसे प्राचीनतम कौन है, ये प्राचीनतम थी, लेकिन सबसे कौन है, तो सबसे पुरानी विधि यही है। हाँ, जब आदिवासी लोग थे, यानी पूरा पाषाण काल जब हम लोग के यहाँ चल रहा था, तो प्री हिस्टोरिक एरा उसको बोलते हैं। पूरा पाषाण काल में पुरुष लोग शिकार करने जाते थे, महिलाएं घर पे रहती थी। तो महिलाएं देखती थी कौन सा पेड़ अच्छा खासा फल दे रहा है, या फूल दे रहा है, या पत्तियां दे रहा है, जिससे हम भोजन बना सके। तो वो लोग करती क्या थी, जिन पौधों के देखती थी लंबाई अच्छी हो रही है, या दाने अनाज बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं उसपे, वो उसी के बीजों को रख लेती थी। रखने के बाद उसको तुरंत फिर जब बरसात होती थी तो किसी लकड़ी के उससे या पत्थर से वो मिट्टी खुदाई करके उसी में डाल देती थी। ये पुराने, आप जब 11 फर्स्ट इसमें तो आप लोग पढ़े नहीं, 11 12 में कुछ भी। ग्रेजुएशन में जब आप जाओगे ना, ग्रेजुएशन में आप जाओगे तो उसमें आपको दिखेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है एग्रीकल्चर का, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब कृषि का पुराना इतिहास, उसमें सब मिलेगा। तो सबसे पुरानी विधि यही है। इस विधि में पहले क्या था कि लकड़ी के टुकड़े से या पत्थर के टुकड़े से हम खुदाई कर लेते थे। आज इससे बुआई करने के लिए डिबलर का उपयोग होता है। किसका? डिबलर यंत्र का उपयोग होता है। ये जो डिबलर यंत्र है, ये किस फसल की बुआई के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? सबसे ज्यादा गेहूं में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। डिबलर यंत्र का प्रयोग होता है गेहूं की बुआई है। तो दो विधियां हो गई आपके पास। तीसरी विधि, तीसरी विधि है लाइन स्विंग, पंक्तियों में बुआई। तीसरी विधि है आपके पास लाइन स्विंग, पंक्तियों में बुआई। तो पंक्तियों में बुआई कैसे होती है? आप सब जानते हैं पंक्तियों में बुआई कैसे होती है। किसी भी फसल को एक लाइन में इस तरह से बुआई कर देना, ये क्या है? ये पंक्तियों में बुआई हो गया। यही तो होता है भाई, एक फसल थोड़ी ना है, बहुत सारी फसलें हैं। जिसको हम छिटकवा विधि से बुआई कर रहे थे उसको हम लाइन स्विंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइन स्विंग करने से फायदा क्या होता है? स्पेसिंग मेंटेन रहती है, पौधों को उचित प्रकाश मिलता है, पौधों को हवा बढ़िया बराबर मिलती है, ठीक है। अभी इसी कमरे में 25 लोगों को बैठा दिया जाए, इसी कमरे में 5 लोगों को बैठाया जाए, तो 25 लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, 5 लोग कंफर्टेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी।
वातायन की कमी हो जाती है। तो इस वजह से पंक्तियों में बुआई जब करेंगे तो यहाँ पे हवा बराबर पास होती रहेगी, ऑक्सीजन और CO2 का जो लेवल है मेंटेन रहेगा। प्रकाश की जो किरणें आती हैं, सनलाइट जो आता है, सभी पौधों पर एक समान रूप से जाएगा। प्रकाश संश्लेषण सभी में एक समान रूप से होगा। जब पौधों की जड़ें जमीन के अंदर विकास करेंगी तो जड़ें आपस में कंपटीशन नहीं करेंगी। दो पौधों की जड़ें आपस में कभी कंपटीशन नहीं करेंगी। अब एक पौधा अगर यहाँ होता तो क्या होता, इन दोनों की जड़ें आपस में कंपटीशन करती किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में, नमी सोखने में, पोषक तत्व लेने में। पौधा विकास कर ही नहीं पाता। तो इसलिए लाइन स्विंग से क्या क्या फायदा मिला, ये सारी चीजें उचित हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण बढ़िया होगा, जड़ों का विकास बढ़िया होगा, पौधे की वृद्धि बढ़िया से होगी, खूब फैलेगा पौधा। और जब पौधे का विकास होगा तभी तो उसमें फल फूल इत्यादि अच्छे आएंगे। तो ये होता है इसके फायदे। लाइन से कीट का आक्रमण और वृद्धि से आपस में कोई संबंध नहीं, वो बाद की बात है कि उसमें कितना नाइट्रोजन दिए हैं, कितना फास्फोरस दिए हैं, कितना पोटेशियम दिए हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कीट अगर आ गया तो आने के कारण बहुत सारे दूसरे होते हैं, ये वाला कारण नहीं होता। जैसे अब अभी नजदीक नजदीक पौधे लगा देंगे, नजदीक नजदीक, धूप यहाँ जाएगी नहीं, तो अगर धूप नहीं जाएगी तो नीचे फंगस ग्रोथ करता है। फंगस मतलब कवक, तो यहाँ पादप रोग ज्यादा लगेंगे। जब प्रकाश संश्लेषण अधिक हो रहा है तो पौधा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहेगा, तो रोग लगने के चांस कम रहेंगे। ठीक है, कीटों के भी आक्रमण तब कम होंगे। तो पंक्तियों में बुआई के फायदे क्या क्या होते हैं? इनकी आपस में दूरी, स्पेसिंग बेटर रहती है, ठीक है ना, एकदम इक्वल रहेगी स्पेसिंग, समान रहती है स्पेसिंग। दूसरा क्या होगा कि पौधों में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, पौध प्रतिस्पर्धा कम होती है। ठीक, पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होती है। प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, कीटों का रोगों का प्रकोप कम होगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो ये आप इसमें जो आपको समझ में आए लिख लीजिए। इससे सवाल आपके लिए वहां पे बस इतना आता है कि पंक्ति में बुआई से किस चीज में विकास या वृद्धि अधिक होगी? तो पौधों के आकार में अधिक विकास और वृद्धि होती है। ठीक है, आकार बढ़िया बढ़ेगा। जब आकार बढ़ेगा, किसी चीज को फलने फूलने की जगह जब ज्यादा मिलेगी तो उत्पादन भी उसका अधिक होता है। बस यही एक सवाल उसमें आता है, इस सबसे कोई सवाल नहीं बन के आता। अरे भाई, जो बता दिए कुछ आपके दिमाग में भी गया होगा तो उससे लिखा करो, कितना रट्टा मार के लिखो। मतलब सारा कुछ बता दिए, अभी ये कंपटीशन नहीं समझ पाए। यहाँ पेड़ बनाए थे नजदीक नजदीक, क्या बताए थे? क्या बताए थे? जड़ों की वृद्धि में नहीं, जड़ों का वृद्धि में प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा फैलने में, पानी का अवशोषण में, भोजन पोषक तत्वों के अवशोषण में, तो कंपटीशन हो जाएगा ना। फिर एक उदाहरण दे के समझाए, इसमें 25 लोग बैठा दें, 5 लोग बैठा दें, कहाँ थे उस समय? अरे बालक, फिगर भी बनाते चलिएगा, फिगर बनाते चलिएगा ना, ये जो बनाए थे तुरंत क्लियर हो जाएगा। 2 ही लाइन बना लेना। वर्तमान में रहिए आप लोग, वर्तमान में, तभी अच्छा रहेगा। भौतिक और मानसिक दोनों रूप से यही रहिए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। पता चला शरीर तो यहाँ है, मन लंका पे अटका हुआ है, 80 घाट पे अटका हुआ है ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। छत पे अटका हुआ है, छत पे कुछ है क्या? हाँ? क्या लगा है? हाँ, अच्छा, इसे लग रहा है कि उसको इधर से ही जाना है। हम लोगों को साइड मांग रही है वो। चलिए ठीक है।
3 हो गया। क्या क्या हुआ? ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, लाइन से। चौथा चौथा है रिज एंड फरो, मतलब मेड़ी तथा कूड़ विधि। मेड़ी और कूड़ों पे बुआई। अब आप लोग खुद देखे होंगे मेड़ी और कूड़ों में इस प्रकार का फिगर बनता है, ठीक। अब ये जो फिगर बनेगा, यहाँ पे सिंचाई की जाती है ये नालियों में, और यहाँ पे पेड़ लगते हैं। अब जैसे आलू हम बोएंगे तो आलू कहाँ आएगा? इसी मेड़ी पे, और पौधा ऊपर बढ़ेगा, और सिंचाई कहाँ करते हैं? नालियों में, ठीक है। तो ये जो संरचना बनती है इसे मेड़ी कहते हैं, मेड़ी या फिर रिज। इस संरचना को रिज बोलेंगे। और ये जो नीचे है इसे हम लोग कूड़ कहेंगे या फिर फरो। हम लोग नाली भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फरो बोलते हैं। फरो मीन्स हल के द्वारा जो नाली बनाई जाती है वही फरो कहलाता है, या फिर कूड़ उसे बोलते हैं। तो ये है नाली और ये है मेड़ी। तो इस पे कौन कौन सी फसलों की हम बुआई करते हैं? आलू हो गया, गन्ना हो गया। नहीं नहीं, हम लोग पहले बात करेंगे जिनकी हम मेड़ी पे बुआई करते हैं, ठीक है ना। आलू है, मूंगफली है, जड़ वर्गीय जितनी फसलें हैं ज्यादातर उनको हम किस पे उगाते हैं? मेड़ी पे। जड़ वाली जितनी फसलें हैं, ठीक है। अरहर, मक्का, इन सब को प्रयास किया जाता है मेड़ी पे उगाया जाए, क्योंकि इनमें जल भराव की समस्या अगर हो गई तो पेड़ सूख जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग मेड़ी पे उगाते हैं। तो इन फसलों की बुआई के लिए आता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सी फसल की बुआई मेड़ों पर की जा सकती है, ठीक है। तो आप बताइएगा इस तरह की। इसका फायदा क्या मिलता है? इसमें देखिए सिंचाई सबको बराबर मिल जाती है, पौधों के वानस्पतिक भाग बढ़िया विकास करते हैं, पौधों का आर्थिक भाग क्या है? आलू, वो विकास वृद्धि सब कुछ करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, ठीक है ना। तो अब सारी बातें सब में कॉमन हो जाएंगी, बस उदाहरण याद रखना, ये फिगर बना लेना। तो ये क्या हो गया? रिज एंड फरो मेथड। फिर पांचवा है केरा तथा पोरा विधि। पहली बार सुने हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे। बना लिए ना इसको, सिंचाई भी कर लेना। और एक चीज और बता दे, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लेना, जैसे ये जो सिंचाई करते हैं ना जब मेड़ियों पे, तो ये यहाँ से अगर देखा जाए ये इतना हिस्सा है और ऊंचाई का ये इतना हिस्सा है। तो ऊपर का ये नीचे का जो 2/3 भाग होता है ये नाली का, इसमें पानी भरा जाता है, 1/3 भाग में पानी नहीं देते हैं। हमेशा आपके एग्जाम में ये सवाल बनता ही है। अब यूजी वाले में अभी तक नहीं बना है, बीएचयू वगैरह में, एमएससी वाले एंट्रेंस में और इन सब चीज़ों में, वाइवा में ये सब पूछा जाता है, मौखिक प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि नालियों में कितनी ऊंचाई तक पानी देना चाहिए। तो उस मेड़ी का 2/3 भाग पानी देना चाहिए और ऊपर का 1/3 छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे आप लोग देखे होंगे अगर आलू का खेत है और पानी पूरा एकदम भर गया है तो ऊपर से क्या होगा, मिट्टी दब जाती है। जब दब गई मिट्टी तो ऑक्सीजन की कमी, मिट्टी कड़ी हो जाएगी। जब मिट्टी कड़ी हो जाएगी आलू के कंद बढ़ेंगे नहीं, छोटे छोटे रह जाते हैं, तो ये नुकसान होता है। तो इसीलिए इतना सिंचाई करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो चाहे मूंगफली में हो चाहे किसी भी में। अब अगला है केरा एंड पोरा मेथड। देसी हल के पीछे नाई या चोंगा बांध करके फसलों की बुआई करना ही केरा और पोरा विधि कहलाता है। जैसे देसी हल होता है,
अब जैसे ये देसी हल हो गया आपका, आगे यहाँ बैल लग जाएंगे पीछे यहाँ पे, और ये आपका हल हो गया, ठीक है। अब इसी के पीछे यहाँ पे पतला सा एक पाइप बांध देंगे। ये जो पाइप होगा ये सीधे हल के नीचे आएगा और ये यहाँ पे छिद्रित होता है, ऐसे होगा। किसान क्या करता है, अब ये पीछे से जुताई करते हुए जा रहा है, इधर से ऐसे हम जुताई करते हुए जा रहे हैं, इसी में बीज गिराते जाएंगे, इसी में बीज हम गिराते जाएंगे, और ये नीचे आएगा। जैसे ये हल आगे जुताई करते चला गया, ये पीछे ये बुआई करता हुआ चला जाता है। तो देसी हल से जुताई करते समय ही कूड़ों में बुआई करना ही केरा पूरा विधि कहलाता है। तो आता है सवाल, इससे क्या आता है, केरा या पूरा विधि क्या है? देसी हल के पीछे बुआई करना। यही फिगर बना लीजिए। इसमें देखिए सेंटेंस बहुत तरीके से बदल सकता है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात को समझ लीजिए। समझने का तरीका यही है कि देसी हल के पीछे ये जो इस ऊपर लगाते हैं, इसे पूरा जो कह रहे हैं, ये पूरा मतलब होता है नाली। अब एक नालिका जो हम लगाते हैं इसमें, ये जो नालिका जो बीच में लगाएंगे, ये पाइप जो लगाएंगे, इसके थ्रू हम बीजों को गिराते हैं और ये कूड़ के पीछे पीछे गिरता हुआ चला जाता है। तो देसी हल के पीछे कूड़ में बुआई करना क्या विधि कहलाती है? केरा या पूरा विधि। ठीक है, तो केरा पूरा भी हो गया। उसके बाद छठवां नंबर है बीबीएफ मेथड। बीबीएफ मेथड मतलब क्या होता है? हाँ, इसको पढ़ाए हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो। ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा, ठीक, और बेड मतलब होता है बीज सैया, तथा कूड़। फरो मतलब कूड़। अब इसका फिगर कैसे बनेगा? जैसे ये मान के चलो, ये बीज सैया बना दिए, ब्रॉड बेड है, चौड़ा चौड़ा बेड, और ये नाली हो गई, फिर बीज सैया बन गया, फिर ये नाली हो गई, फिर ये बीज सैया बन गया। ठीक, ये जमीन है, समतल है। अब ये इस पे हम फसलें उगाएंगे और इस पे भी फसलें रहेंगी, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा? पानी। वो भी कौन सा? जब अधिक बरसात हो जाएगी तो ये वाला पानी यहाँ से उतर करके नाली में चला जाएगा, फिर नाली से कहीं बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, जल निकास के लिए ये आएगा, यहाँ से जल निकास हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को पता है एक चीज, आप लोग के 11th में कितने बच्चे थे जहां आप पढ़ रहे थे? आप लोगों के बैच में कितने बच्चे थे? 100। जब आप लोग 11th में थे 100 बच्चे थे ना? 12th में कितने लोग पहुंचे? 25, एक चौथाई। आप यही की बात हम पूछ रहे हैं। 11th में जब आप लोग थे तो आपके साथ कितने बच्चे थे? 83 बच्चे थे। अभी कितने आए हैं? 83 में से पहुंच गए कितने पास? ये 11th में थे, ये 12th में पहुंचे। ये 12th में 25 क्यों पहुंचे? 83 क्यों नहीं पहुंच पाए? 25 ही क्यों पहुंचे? अच्छा, इन सभी बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाया होगा, 83 के 83 को भी एक ही टीचर पढ़ाया है, ठीक है। फिर भी पास 25 ही क्यों हुए? बाकी सब फेल क्यों हो गए? चलो मान लो 20% लोग रेगुलर आते नहीं रहे होंगे पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद कुछ लोग घूमने निकल गए, कुछ मान लो 50 लोग क्लास में बैठते ही रहे होंगे, 50 लोग, 40 लोग, इतने लोग आते थे ना, 40 लोग तो आते ही रहे होंगे, फिर भी पास सिर्फ 25 लोग हुए, वो भी बद से बदतर हालत में। कोई मैथ में 17 नंबर के बाद 18 पा गया होगा, तो कोई फिजिक्स में 22 पा गया होगा, अच्छा नंबर नहीं ला पाए। उसको भी 17 नंबर मिला उस सब्जेक्ट में, मतलब अच्छा कोई नहीं कर पाया, अच्छा नहीं मिल पाया ना। उसका कारण जानते हैं क्या है?
अच्छा, टॉपर का कितना परसेंट आया था आपके कॉलेज में? 72 ला के टॉप कर गए। चलो 80 मान ले, हम 80% मान लेते हैं। 80% टॉप किया, फेल होने वाले भी इसी में है। तो ये 80% इसका अलग से कैसे आ गया? एक ही टीचर पढ़ाए थे, एक ही क्लासरूम में सब लोग पढ़ रहे थे, ऐसा उसके साथ अलग क्या हो गया कि वो ज़्यादा नंबर पा गया, बाकी लोग बहुत कम नंबर पाए या तो फिर फेल भी हो गए? टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा, कॉपी चेक करने वाला जान रहा था, वो जान रहा था। जानते हैं कमी कहाँ से आती है? यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, ये जो आप लोगों का 83 से 25 का सफर है, ये 83 से 25 का सफर है, इस बीच में जानते हैं हुआ है क्या? जो बच्चा भले 5 दिन ही गया हो स्कूल या 10 दिन ही गया हो या महीने में 10 दिन जाता रहा होगा, लेकिन जिस दिन वो बैठा रहा होगा क्लासरूम में, वो टीचर को सिर्फ सुन रहा होगा। जब कोई बच्चा पढ़ता है तो वो टीचर से पढ़ता है, ठीक है? जो टीचर ने पढ़ाया वो ध्यान से उसको सुना, समझा, या जो लिखना हो लिख लिया, या टीचर ने जो भी गाइडेंस दिया कि घर जाके इसको कर लेना, वो घर पे जाके कर रहा होगा। हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ और भी चीज़ें चल रही हो, परिवार को संभालना है, क्या करना है, खेती भी संभालना है, स्कूल भी आना है, अपने तरीके से वो एंजॉय कर रहा होगा अपनी लाइफ को। लेकिन जितनी देर क्लासरूम में बैठा रहा होगा वो पढ़ने के लिए आया होगा, ठीक है? तो टीचर को सुनना सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होती है। जब टीचर बोर्ड पे, तो आप भी कहाँ रहेंगे? बोर्ड पे। जब टीचर इधर घूमेगा, कहेगा लिख लीजिए, तब आप लिखना शुरू किया करिए, ठीक है? इसी क्लासरूम से मतलब पिछली बार करीब 92 लड़के पढ़े थे मेरे मुझसे, 3 बैच मिला करके, ठीक है? लास्ट में आते आते सिर्फ 40-42 लोग बचे थे, बाकी बैच खत्म होता गया, बच्चे जाते गए। तो उस बैच से अगर सिर्फ 10 लोग का सिलेक्शन हुआ है बीएचयू में, बाकी पढ़ाते तो हम ही थे सबको, वही टीचर सबको पढ़ाए, वही रीजनिंग वाली मैम सबको पढ़ाई, रीजनिंग वाले सर सबको पढ़ाए, केमिस्ट्री विजय सर पढ़ाए, ठीक है? तो एक ही टीचर सभी लोगों को पढ़ाए थे, टीचर नहीं बदले, क्लासरूम नहीं बदला, सब कुछ वही था, लेकिन पास सिर्फ 10 बच्चे हुए बीएचयू एंट्रेंस में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो 10 बच्चे ही सिर्फ क्लासरूम में टीचर को ध्यान से सुनते थे, जो कमियां बताते थे। नोट सभी में बराबर लिखा रहेगा, किसी में कम ज़्यादा नहीं रहेगा, वो आप लोग मैनेज कर ले जाते हैं। लेकिन नोट्स अगर आपको पास कराने लगे तो बुद्धि भगवान ने जो दिया है 1450 सीसी का दिमाग है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये कैसे काम बनेगा? जब बताया करें तो ध्यान से सुना करिए, समझा करिए कि क्या बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, किस बातों पे हम ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, उस बातों को भी आप उतने जोर डाल करके समझ लीजिए। किस बात को नहीं करना है, किस बात को करना है, वो जब बता रहे होते हैं तो वही गुण होता है, वही सबसे मुख्य बात होती है जो आपको सुनना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए। जो लिखवा रहे हैं वो तो सभी लोग लिख ले रहे हैं। प्रश्न पूछा क्या जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्या सवाल बन के आते हैं, किस पॉइंट से ज़्यादा सवाल बन के आता है। जब यहाँ फिगर बना रहे हैं तो हम देख रहे थे, इस बात को इसीलिए शुरू किए ना, जब हम फिगर बना रहे थे तो कुछ लोग लगे हुए थे पूरा कि हम भी बना ले, एकदम 2 कॉपी कर ले जाएं कि एक को पेड़ इससे कम ना होने पाए, है ना? लेकिन ये नाली हम बनाए, अब ज़्यादातर लोग ये समझ पाएंगे, अगर ये ना लिखे होते जल निकास तो ज़्यादातर समझते यहाँ सिंचाई होगी, यहाँ क्या होगा? सिंचाई होगी, और इस सिंचाई से या नीचे 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 ये सोखता हुआ जाएगा और इधर से भी सिंचाई हो जाएगी, तो नीचे नीचे रिसाव करके जाएगा, पौधों को पानी मिल जाएगा। लेकिन इस विधि का इजाद इसलिए किया गया था कि काली मिट्टी जो होती है, कहाँ की काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो इस मिट्टी की विशेषता होती है, जैसे ही वो पानी पाता है तुरंत चिपचिपा हो जाता है, फूलने लगता है मिट्टी। तो इसमें हम मूंगफली कैसे उगाएंगे? पानी की अधिकता से मूंगफली नहीं होती है, मिट्टी फिर चिपक जाएगी, फिर उसके दाने पड़ेंगे ही नहीं उसमें,
कर्नेल उसका खाली हो जाएगा। कर्नेल मतलब दाना होता है, वो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, जब बरसात हो तो यह पानी जल निकास करके कहाँ आ जाए, नाली में। अब ये नाली से हम इसको आगे खेत से बाहर कर देंगे, इसलिए इस उद्देश्य से ये नालियां बनाई गई थी। मान लो अगर हम बरसात नहीं हुई तो हम सिंचाई इससे कर लेंगे, दोनों तरीके से काम करेगा ये। लेकिन इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, जल निकास के लिए। तो इसको, इस विधि को अपनाने के लिए किस फसल में इस विधि को अपनाया गया था, खास करके मूंगफली को, ताकि इसका उत्पादन हो सके। अब जब मैं इतनी बात कंप्लीट कर ले जाया करूँ ना, तब आप लोग लिखना शुरू किया करिए, पहले समझ लिया करिए, नहीं तो फिर आप लोग भी आए हैं वापस चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप बनाए ना हो तो बना लीजिए। हर चीज को समझने का, पढ़ने का एक तरीका होता है ना, तो तरीके से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। समझाते समय समझा करिए। बीबीएफ हो जाएगा, उसके बाद क्या है, ये हो गया हो तो इस पे आते हैं, स्ट्रिप मेथड, पट्टीदार या क्यारी विधि। अच्छा, घरों में आप लोग देखते होंगे ज्यादातर करते क्या है लोग, जिनका घर का द्वार बड़ा होता है ना, तो बाउंड्री के किनारे किनारे क्या करते हैं लोग, फूल उगाते हैं। ज्यादातर लोग फूल उगाते हैं। कहीं 2 पेड़ बैंगन लगा देंगे, 2 पेड़ मिर्च लगा देंगे, टमाटर लगा देंगे। जानते हैं वो ऐसा करते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं, हाँ, खेत कम नहीं है, खेत होगा, लेकिन उसका एक उद्देश्य होता है घर पे हरियाली थोड़ा रहेगी, फूल वूल हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, डेकोरेशन में वो मदद करेगा। कभी जरूरत हुई धनिया की 2 पेड़ की, क्या करेंगे, मिर्च की जरूरत हुई तो तुरंत वहां से इमरजेंसी में वो काम देगा। उसी विधि को बोला जाता था किचन गार्डनिंग। क्या बोलते थे, किचन गार्डनिंग को बोला जाता है गृह वाटिका। ये जो गृह वाटिका है ना, ये विश्व की सबसे पुरानी कृषि करने की पद्धति है। खेती करने की सबसे पुरानी पद्धतियों में कौन सा था, किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग जो भी बताए थे डिबलिंग द्वारा महिलाएं कर लेती थी, तो जहाँ वो रहती थी अपने घरों के आसपास करती थी, तो उसी को किचन गार्डनिंग बोला गया। किचन गार्डनिंग क्या होता है, एक सस्टेनेबल, यानी कि एक तरीके से हमें लंबे अवधि तक ये फसलें उत्पादन करने का मौका देता है, प्लस बिना किसी केमिकल के, बिना किसी कीटनाशक के, बिना किसी खरपतवारनाशी के हम घरों में शुद्ध रूप से, कार्बनिक रूप से इसको उगाते हैं, जैविक रूप से जिसको कहते हैं। ठीक है ना, इसमें कौन सा हम ला करके इंसेक्टिसाइड या डीएपी या एमओपी देते हैं, बस इतना देते हैं, गोबर की खाद वाद दे देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देते। तो स्ट्रिप मेथड खेत के या फिर बाउंड्री घरों के इसी के चारों ओर किनारे किनारे थोड़ा सा जो जगह बचता है, इसमें खेती करना ही पट्टीदार खेती कहलाती है। या फिर इसकी जो खेती होती है पहाड़ी क्षेत्रों में या ढलान वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी नहीं कहेंगे, ढलान वाले, जहाँ पे ज्यादा ढलान होगा, तो वहां पे क्या करते हैं हम, इसको पट्टीदार खेती बनाते हैं। ऐसे छोटा छोटा इस तरह से बनाते हैं, हाँ सीढ़ीदार इसको बोलते हैं ना, हाँ सीढ़ीदार बोलते हैं ना इसको। जैसे चौड़ी चौड़ी थोड़ा थोड़ा क्यारियां काट लेंगे, यहाँ पे फसलें उगाएंगे, यहाँ पे मृदा अवरोधक, मिट्टी को कटाव को रोकने वाली फसल उगाएंगे, फिर यहाँ पे पट्टीदार खेती करेंगे। ये जो पट्टीदार खेती है इसकी भी बुआई होती है। इसमें ये पूछा जाता है कि पट्टीदार खेती या स्ट्रिप खेती किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, तो इसका उद्देश्य जानते हैं क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है मृदा क्षरण तथा कटाव रोकने में। पहला ये हो गया, इसकी खेती होती है। दूसरा, ढलान वाले, हाँ ढलान वाले क्षेत्रों में,
तो इनकी खेती इस प्रकार से मतलब बुआई की विधि यहाँ होती है, या खेत के सबसे किनारे वाले हिस्से पर, ठीक है ना, वहां पे। दूसरा है बेसिन। बेसिन वाला क्या है ये समझ लीजिएगा। बेसिन मतलब होता है क्यारी विधि। एक तरीके से इसको भी, बेसिन मतलब होता है कि इसी स्ट्रिप का थोड़ा सा बड़ा वाला हिस्सा, जैसे एक ये मुख्य खेत है, इसी मुख्य खेत को 3-4 भागों में बांट दिया जाए। ऐसा हम लोग करते हैं गेहूं में, 3-4 भागों में बांट दिया जाता है। ऐसा इस उद्देश्य से किया जाता है कि इसमें हमें सिंचाई करने में आसानी होगी। ये एक मुख्य नाली हो जाती है, इसमें पानी जाएगा। अब मुख्य नाली से हम पानी कटाएंगे, इसमें पानी इधर जाएगा, इधर भरेगा। जैसे ही इसमें पानी भर जाएगा, फिर इधर कटाएंगे, पानी इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, और इधर जाते जाते यहाँ पे फिर हम इसको बंद कर देते हैं। ऐसा करने से पानी एक समान मात्रा में सभी क्यारियों में या खेत के इस हिस्से में बराबर मात्रा में पहुंच जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कहीं कहीं पानी ज़्यादा हो जाता, कहीं कम हो जाता, या हो सकता है कि ढलान अगर इधर ना हो तो पानी पीछे तक पहुंचता ही नहीं। ऐसे करने से क्या होगा, सभी पौधों को एक समान रूप से अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिन विधि किस में अपनाते हैं? गेहूं में। स्ट्रिप विधि, इसका उद्देश्य लिखना है, इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लीजिए, लिख लीजिए ना।